नमस्कार। असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। असम विधानसभा का बजटकालीन अधिवेशन आज से शुरू हुआ है। इस अधिवेशन में सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल लाए हैं। इन बिलों में एक बिल है शिक्षा से संबंधित बिल, द असम पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ऑफ रिक्रूटमेंट बिल 2024। इस बिल में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे निश्चित ही आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा। इसी क्रम में नकल करने वालों के लिए एक बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। परीक्षा में नकल करने वालों को 3 साल तक का जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साथ में इसमें अलग अलग क्लॉज जोड़े गए हैं और जुर्माने की रकम और कैद की अवधि बढ़ती गई है। इस प्रकार से यह बढ़कर 1 करोड़ रुपया तक ले जाया गया है और 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। निश्चित ही सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए यह कदम उठाए हैं। यह बिल सदन में आज पेश हो चुका है। देखना यह है कि कल इस पर चर्चा के दौरान क्या होता है। अरविंद जी, जिस तरह से इस सरकार ने परीक्षा को लेकर एक कड़ा रुख अख्तियार किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप नमस्कार। संभवतः हमारे चर्चा का जो विषय है असम विधानसभा सत्र का बजट सत्र है, लेकिन मूल रूप से ये जो नया बिल आज सदन में पेश किया गया, वैसे तो 2 बिल पेश किए गए हैं, असम टूरिज़्म और एक जो है वो द असम पब्लिक एग्जामिनेशन। ये जो दो बिल हैं, इसमें हम लोग मूल रूप से चर्चा जो है वो एग्जामिनेशन वाले को लेकर के कर रहे हैं। एक्चुअली शिवप्रकाश जी, एक बात कहें, असम में बड़े पैमाने पर नकल नहीं होती है जिस तरह से कभी बिहार में नकल का जो वहाँ पे है देखा जाता है। असम में उस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन असम में क्या है कि यहाँ पर कई बार जो है प्रश्न पत्रों को व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उसको वायरल कर दिया गया। एक दिन पहले ही वो क्या कहते हैं, उसको लीक कर दिया गया। इस तरह से कई मामले आए और सरकार के लिए एक सिरदर्द बन गया। छात्र संगठन, पॉलिटिकल पार्टियां, सामाजिक संगठन सरकार पर इतना दबाव बना रहे थे कि सरकार परेशान होकर के अंततः इस बार के बजट सत्र में इससे एक मजबूत कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए इस बार इसको बिल लेकर के आई है। और संभवतः इसमें जो हम लोगों ने देखा है, बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। संभवतः अगर इसको कोई देखे और इनको बारीकियों से अगर कोई पढ़े और समझे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो नकल करे या नकल कराने के बारे में सोचे भी। क्योंकि अब 10 साल अगर आपका जीवन जो है वह जेल के अंदर चला जाए और 1 करोड़ रुपए तक आपके ऊपर जुर्माना लग जाए, और तो विशेष परिस्थिति में 10 करोड़ रुपए हाँ, का भी प्रावधान वही में रखा गया है। वैसे जो मूल इसका जो है वो 3 साल का कैद है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में यह बढ़ते 10 करोड़ रुपए तक जा सकता है। इसके पीछे एक वजह ये ऐसा आपको लग रहा है कि जिस तरह से असम में सरकारी नौकरियां हो रही है, और अभी सरकार ने जैसे आज राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि 88,500 कितने पदों पर सरकारी नियुक्ति इस वर्ष हो चुकी है इस सरकार के आने के बाद। तो ऐसे में कहीं न कहीं यदि परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हों तो निश्चित ही सारी नियुक्तियों पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो निश्चित ही सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आप क्या कहते हैं? ये मेरे ख्याल से शिवप्रकाश जी, हिंदुस्तान माने भारत के किसी भी राज्य में इस तरह का नकल को रोकने के लिए इस तरह का कानून संभवतः अभी किसी राज्य में नहीं है। मेरे ख्याल से संसद ने भी इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया है। अब मेरी जानकारी नहीं है, हो सकता है मैं इसमें पूरी तरह से इसको मैं आश्वस्त नहीं हूँ,
अगर कहीं भी हो तो मुझे नहीं पता है, दर्शक आप बताएंगे वहाँ पे कमेंट करके। लेकिन इतना सख्त और कड़ा कानून संभवतः देश में कहीं नहीं है। तो ये सरकार की मंशा साफ तौर पे है कि वह नकल को रोकने या शिक्षा विभाग में गड़बड़ियों को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। और केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, इस कानून के तहत सरकार को भी दायरे में लाया गया सरकार के जितनी भी तरह की नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, वो तृतीय वर्ग से लेकर चतुर्थ वर्ग तक सभी को, और हाई कोर्ट से लेकर के और सरकार के सभी विभागों तक, वो किसी भी जगह में अगर आप नकल करते हुए वहाँ पाए जाते हैं तो ये जो बिल के माने ये जो कानून अगर बन जाएगा तो इसके सारे प्रावधान सभी जगह पे लागू होंगे। तो संभवतः ये सरकार का एक बड़ा कठोर कदम है। और अब देखना पड़ेगा कि विपक्ष इसको लेकर के क्या अपना रवैया अपनाता है, क्योंकि अभी तो सदन के अंदर इस बिल को आज पहले दिन ही इसको पेश किया गया है। अब सदन में विपक्ष इसको लेकर के क्या बातें कहता है और इससे कितना वह सहमत है, कितना असहमत है, और सरकार क्या विपक्ष की असहमति को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि नहीं उठा रही है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो इस बिल की जो स्थिति है वह बेहद क्या कहते हैं कि कठोर है। अच्छा, एक बात कि इस समय में जबकि सरकार परीक्षाओं को लेकर थोड़ी नरमी बरत रही है, मैट्रिक परीक्षा ख़त्म हो चुका है, मोटा मोटी जो एक गेटवे होता था, अब हायर सेकेंडरी को 12 को बनाया गया है इस तरह से, और परीक्षाओं में ग्रेडिंग की व्यवस्था की गई है। कोशिशें होती है कि अधिक से अधिक छात्रों को पास कर दिया जाए, उसे फेल नहीं किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें। ऐसे में इन तमाम सुधारों की प्रक्रिया के बीच जो यह कानून है, यह एक और भी बड़े सुधार के रूप में निश्चित ही सामने आएगा। और एक बात हमने आज जब से ये कानून आया तब से 2-3 जगह हमने सुना कि बिहार जैसी स्थिति होती है, लेकिन बिहार में निश्चित ही परीक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हुआ करती है और लोग कहते हैं कि बिहार जैसी परीक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर एक भी यह भी दिखता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो या और भी परीक्षाएं हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बिहार से चुन के आते हैं, जबकि वहाँ बहुत फेयर होता है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि एक गेटवे पार हो जाते हैं, जो उन्हें कुछ करने का अपना भी एक अनुभव हो जाता है। फिर भी जो ये परीक्षा का इतना कठोर नियम लागू किया गया, निश्चित ही एक स्वागत योग्य कदम है। अब हम अरविंद जी चलते हैं कि ये यदि बिल लागू हो जाता है तो इस लागू होने के बाद जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें किस तरह से सुधार हो सकता है, किस तरह से परिवर्तन आ सकता है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि डिग्री को ही नौकरी का मानदंड बना देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप डिग्रियां तो ले रहे हैं कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट या एमए, लेकिन वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता। डिग्री सिर्फ एक इतना तक होता है मार्कशीट कि आप कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। आपको टीचर बनना है तो आप टेट का एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको कोई भी नौकरी करनी है तो उसके लिए आप अलग से परीक्षा लीजिए। तो फिर इन परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं बनता है। सीधे सीधे हो जाना चाहिए कि आप डायरेक्ट टेट का परीक्षा दे सकते हैं बगैर किसी डिग्री के, आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में परीक्षा दे सकते हैं, इंट्रेंस परीक्षा, या मेडिकल के लिए इंट्रेंस दे सकते हैं आप पढ़ के। तो यहाँ पे एक दोहरा मानदंड दिख रहा है कि एक तरफ आप परीक्षा को टाइट करके ये कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उसको वैल्यू लेस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं शिवप्रकाश जी, आपने जो कहा है, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जो केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति को जो देश भर में लागू करने की जो उसने प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके तहत उस नई शिक्षा नीति का मूल रूप से उद्देश्य ही यही है कि आपका जो 10+2 के बाद आपको जो है वो ग्रेजुएशन का कोई ये मतलब नहीं, आप करना चाहें तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल रूप से इस पूरी नई शिक्षा नीति की जो विशेष जो व्यवस्था है उसमें ये है कि बच्चों को शुरू से ही कोई उसको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो किसी काम के लायक हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो डिग्री लेकर के घूमता रहे और कहे कि मैं बेरोजगार हूँ, ऐसा नहीं है। वो उसको पढ़ाई के दौरान ही उसकी शिक्षा इस तरह की हो जाएगी कि वो
वो बेरोजगार कहने के लिए वो नहीं रहेगा। उसको सरकारी नौकरी मिली ठीक है, नहीं नहीं तो वो कहीं पर प्राइवेट में जॉब कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो हुनर होगा, वो अपना कुछ खोल करके वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास हुनर होगा। तो ये नई शिक्षा नीति जो आप जो जिस बात की आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि डिग्री का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं है। जो नई शिक्षा नीति के तहत अगर आप उसको देखें, उन चीज़ों को, उनके प्रावधानों को, तो अब जो है बच्चों को वो पढ़ने के साथ साथ उनको हुनर भी साथ साथ शिक्षाएं दी जा रही है। हाँ, व्यावसायिक शिक्षाएं। लेकिन आज भी सरकारी स्कूलों में वृत्तिमूलक शिक्षा के भी नाम पर जीरो ही है, क्योंकि कोई उस तरह के टीचर नहीं होते हैं, कोई समझाने वाले नहीं होते हैं, उनको सिखाने वाले नहीं होते हैं। नहीं, अब ये थोड़ा समय लगेगा इसमें, अब चीज़ें लागू होने में तो जैसे शिक्षक बहाली होनी पड़ेगी, उस तरह के शिक्षक लाने होंगे जो वृत्तिमूलक शिक्षा दे सकें, अलग अलग ऐसी वृत्तिमूलक शिक्षा जिसको पढ़कर सीधे सीधे उन्हें कोई रोजगार मिल सके। आज की डिग्री के नाम पर एक उन्हें अल्टीमेटली यदि एक आप BA या MA का डिग्री लेके जाएं तो एक पब्लिक स्कूल में आपको नौकरी मिल जाएगी, 2-3 हज़ार रुपये का आपको वेतन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे है कि आप किसी तरह से आप टेट परीक्षा पास कर गए तो आपको वही उसी काम के लिए आपको 40-50 हज़ार रुपये का वेतन तुरंत मिल जाता है, 70 हज़ार रुपये का मिलता है। लेकिन तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। सरकारी स्कूल और पब्लिक स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, वहीं सरकारी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले हमेशा ही अपर हैंड उन्हें मिलता है, क्योंकि वहाँ अमीरों के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे यदि आप शिक्षा में जो भेदभाव एक है सरकारी और प्राइवेट, शिक्षा को बिल्कुल ही व्यापार से दूर कर दीजिए, बिजनेस से। मेरे हिसाब से कि शिक्षा में व्यापार नहीं होना चाहिए, और स्वास्थ्य को लेकर कोई व्यापार है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत सारे देशों में ऐसा है कि शिक्षा आपको लेना है तो ऐसे ही लेना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। यहाँ आप अलग अलग गेटवे खोल के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉकेट बना रहे हैं, ऊपर से आप कानून कुछ न कुछ इम्पोज कर रहे हैं। इसका आपको क्या लगता है, सब मिला के एक घोटुल जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, जैसे नकल को रोकने के लिए सरकार ने जो ये प्रावधान किया है अच्छा है, इसका सब लोग स्वागत करेंगे, नो डाउट। और इसको देख करके देश के अन्य राज्यों में भी राज्य की जो सरकारें हैं वो भी कुछ इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर होंगी, ताकि देखिए जैसे राजस्थान है, अभी एक बड़ा मुद्दा था चुनावी कि वहाँ पर जो है वो नौकरियों में जो भर्ती के नाम पर कितना सारा जो है वहाँ पे पेपर लीक हो रहा था। आपका अरुणाचल प्रदेश में वो क्या कहते हैं, अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन के, हाँ, वहाँ पे कितना बड़ा ये पेपर लीक हुआ था। इस तरह से असम में भी असम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम कितना बड़ा ये फ्रॉड हुआ, और कितने सारे नौकरी करने के वाले अधिकारी जो हैं वो गिरफ्तार हुए, जेल में गए, नौकरी जाने वाली है, मुकदमा चल रहा है। तो ये इस कानून से संभवतः देश के अन्य राज्यों की सरकारों को भी सीखने का मौका मिलेगा, और वो संभवतः वो अपने यहाँ भी इस तरह के कानून को लागू करेंगे, नो डाउट। लेकिन आपने जो बातें कही हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से सरकार ने ये जो कानून लेकर के आई है, ऐसा ही एक कानून इनको ऐसा भी करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल, अब कहने के लिए सरकारी स्कूलों से तो फीस सबसे ज़्यादा लेते हैं, फीस जो मैंने 30,000, 40,000, 50,000 मनमाना 80,000, 70,000 जो, हाँ, ऐसे स्कूल है, कोई मतलब नहीं है वो कितना लेते हैं। तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई आप अगर इतना फीस ले रहे हैं तो आपको उस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके वहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो और बाकी स्टाफ हैं, उन सारे लोगों को सैलरी भी आपको उसी अनुपात में देनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से देनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह का कानून सरकार को बनाना पड़ेगा, जिससे कि अगर वो अपने आप को बहुत सुपीरियर कहते हैं तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी सुपीरियर का एहसास होना पड़े। ऐसा नहीं कि केवल बच्चे वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, हाई फाई स्कूल है, सारा कुछ व्यवस्था है, लेकिन पढ़ाने वाले लोग जो है वो सरकारी स्कूलों से भी गए गुजरे, उनको ये हो, तो उनके साथ में ये भेदभाव ना हो। मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। इस कानून के साथ एक बड़ी बात है, इसमें एक चीज़ कानून बिल में, अभी तो कानून बना नहीं, आज के बिल में जो देखा गया वो प्रावधान है कि असम लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर भी यह सारे नियम लागू होंगे। तो ऐसे में अभी असम लोक सेवा आयोग में भर्ती घोटाले को लेकर एक मामला चल रहा है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग फरार हैं, बहुत तरह की बातें हैं। तो क्या उन लोगों पे ये कानून अप्लीकेबल हो जाएगा? यदि ये कानून बन जाए
तो उनके ऊपर भी क्योंकि क्रिमिनल एक्ट जो भी है तो वो तो उसमें कुछ ना कुछ तो अप्लीकेबल, क्योंकि ये कानून जो है क्रिमिनल एक दायरे में आ जाता है। नहीं, ये शिवराज जी की बात कहूँगा हाँ कि ये जो कानून है, जो ये बिल है, हाँ। जब ये कानून के शक्ल में आएगा और जब इसका गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, ये उस दिन से ये अप्लीकेबल होगा। उसके पहले ये अप्लीकेबल नहीं होगा। कानून हमारा ये कहता है कि जो भी कोई कानून बनता है तो जिस दिन से बनता है, जिस दिन से वो जारी होता है, लागू होता है, वो उसके बाद से ही उस पर उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। उसके पहले के सारे जो चीज़ें हैं वो उस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। वो पहले वाला जो कानून है उनके ऊपर वही लागू होगा। एक बात है इसमें कि जो सिविल जो भी कानून होते हैं, जो सिविल मामले होते हैं, उस मामलों में क्या होता है, आज की तारीख का कानून लागू होगा। यदि 10 साल पहले कोई सिविल एक मामला हुआ तो आज क्या कहता है कानून, वही कानून उस पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्रिमिनल मामलों में ऐसा ही है कि उस टाइम कमिटमेंट ऑफ क्राइम जिस टाइम पे हुआ उस टाइम पे जो कानून था वही कानून लागू होता है, इसीलिए शायद ये बच जाएंगे और बच सकते। एक बात और मजेदार है कि कोई कानून, किसी कानून के तहत मान लीजिए कि मुकदमा चल रहा है और वो बाद में जो है वो सरकार की कोई बदली और उसने उस कानून को वापस ले लिया, उसको रद्द कर दिया, तो नहीं लेकिन मामले में वो लागू नहीं होगा। तो नहीं, लागू तो नहीं होगा। लेकिन जो पिछले जब लागू था और उस दौरान जिसके ऊपर जो उसके तहत पकड़ा गया है या उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो वो कार्रवाई उसी कानून के तहत होगी। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि कानून रद्द हो गया तो अगर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो उनके ऊपर लागू होगा, उनको उसी कानून के प्रावधानों के तहत उनको सजा मिलेगी या उनको रिलीज मिलेगी। तो इसलिए ये कानून का जो सारा मामला है, सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ है कि सरकार ने इसे कानूनी मतलब क्रिमिनल ऑफेंस माना है। ये क्रिमिनल आपराधिक जो है ये दायरा में आ जाता है, आपराधिक कानून के दायरे में आ जाएगा। इसीलिए इसमें एक बड़े डर की बात होगी कि कोई यदि पकड़ा गया तो वो बचेगा नहीं। इससे निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आएगा, व्यापक सुधार आएगा। जी। हम लोग सोचते हैं कि आज इसी विषय को यहीं पे खत्म करें और आगे क्या होता है, ये कानून बनता है बिल, तो फिर हम इसको लेता है विपक्ष क्या कहते हैं और भी कोई लोग क्या करें। 1 महीने का वक्त है अभी, मोटा मोटी 20-22 दिन का, तो इसमें क्या होता है यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण। फिर हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे और देश की जनता को बताएंगे कि आखिर क्या हुआ और इसको लेकर के विपक्ष का क्या अपना सोच है। जी, तो आज की चर्चा को अरविंद जी यहीं समाप्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक काम करने का मनोबल बढ़े। नमस्कार।